हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। वहाँ हमने बात की थी कि हम कोई भी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना चाहती है, फर्दर उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना चाहती है, लेकिन इन सब प्रोसेस में जब वो आती है तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, पॉपुलेशन चेंजेस के कारण इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है कि जो एनवायरनमेंट है आपका वो डिग्रेड हो रहा होता है। तो इस सब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का फ़र्क पड़ता है न केवल हमारी प्रेजेंट जनरेशन पर, बल्कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी लिविंग कैपेसिटीज़ पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने की बात करता है, लेकिन किस तरीके से कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रह सके प्रेजेंट जनरेशन्स की भी और फ्यूचर जनरेशन्स की भी। यानी कि आप इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें जिसके कारण जो आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो कम से कम हो, या एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन है वो कम से कम हो। तो ऐसा प्रोसेस डेवलपमेंट का जो प्रेजेंट जनरेशन्स की नीड को पूरा करने की बात करता है, लेकिन साथ ही इस बात पर फोकस करता है कि जो फ्यूचर जनरेशन्स की नीड को पूरा करने की एबिलिटी है वो भी किसी तरीके से रिड्यूस ना हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यदि बात करें तो पहली चीज़ है कि सस्टेन्ड राइज होना चाहिए आपकी पर कैपिटल इनकम में और इकोनॉमिक वेलफेयर में, यानी आपकी रियल पर कैपिटल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर दोनों ही लगातार लंबे समय तक इंक्रीज होने चाहिए। दूसरा, रैशनल यूज़ होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी कि आप उनको ओवर यूज़ या मिस यूज़ ना करें जिसके कारण उनका एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिले, बल्कि ऑप्टिमल यूज़ करना चाहिए आपको नेचुरल रिसोर्सेज का। तीसरा, किसी तरीके की रिडक्शन नहीं होनी चाहिए किस चीज़ में, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ऑन नीड्स। तो आप अपना इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव करें कि आप किसी भी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें फ्यूचर जनरेशन्स की एबिलिटी पर, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में असक्षम महसूस करें। जैसे कि यदि हम बात करें ऑयल की, तो आप जो ऑयल के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यदि हम लगातार यूज़ करते रहेंगे तो वो लगातार यूज़ करने के कारण ख़त्म हो जाएंगे, और प्रेजेंट जनरेशन्स के लिए तो ये अवेलेबल हो पाएंगे लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स इनका लाभ नहीं उठा पाएगी। तो हमें ज़रूरत है कि ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज से शिफ्ट करें। फिर है नो इंक्रीज इन पोल्यूशन। नो इंक्रीज इन पोल्यूशन मतलब कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी कह सकते हैं कि हो रही है यदि आपको किसी तरीके की जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई पोल्यूशन देखने को नहीं मिलता, चाहे वो एयर पोल्यूशन, चाहे नॉइज़ पोल्यूशन, चाहे वाटर पोल्यूशन की हम बात करें, और आपका जो स्टैंडर्ड लिविंग है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मेंटेन्ड रहती है। फिर स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यदि हमें अचीव करना है तो हमें पता है कि हमें जितने भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से यूटिलाइज करना होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को भी इस तरीके से अचीव करना होगा कि अपनी जनरेशन के साथ साथ हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रख सके। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, यानी हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो इस तरीके की हो कि हमारे सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कम से कम इनपुट्स लगें। हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि LPG, CNG जो कि क्लीनर फ्यूल्स हैं बजाय के पेट्रोल और डीजल के। तो पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा एनवायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट होता है, और LPG और CNG क्लीनर फ्यूल हैं। तो आप शिफ्ट कर सकते हैं LPG और CNG के यूज़ को पेट्रोल और डीजल के प्लेसमेंट पर। फिर आप इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट मेन कंसर्न होना चाहिए किसी भी स्टेट की प्लानिंग का। क्यों? क्योंकि आप रूरल डेवलपमेंट यदि करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें क्रिएट करेंगे, और इससे क्या होगा कि आपका जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है लोगों का वो रुकेगा। और रूरल अर्बन माइग्रेशन के कारण प्रॉब्लम आती है कि अर्बनाइजेशन में आप कहते हैं कि बहुत सारी
पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है अर्बन एरियाज़ में और वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं, तो यदि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको रूरल एरियाज़ में ही मिलेंगी तो वो अर्बन एरिया की तरफ मूव नहीं करेंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सनलाइट को सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी को फर्दर इलेक्ट्रिसिटी में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल जो कंपोनेंट है आपके प्रोडक्शन का वो आपकी एनर्जी है। अब ये एनर्जी जनरली हम कोल से लेते हैं, लेकिन कोल एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मीडियम नहीं है क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, और इसकी बजाय आप यदि सोलर एनर्जी सनलाइट को यूज़ कर सकें, सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें तो ये बहुत अच्छा मीडियम होगा जिससे पोल्यूशन कम होगा। और इंडिया जैसे कंट्री में तो सनलाइट अबंडेंट पाई जाती है और इससे आप नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर पाएंगे। शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पाई जाती हैं, उसमें हम ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पाने के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का मिसयूज़ करते हैं या ओवर यूज़ करते हैं, जिससे हमारा क्रॉप यील्ड तो बढ़ जाता है लेकिन लैंड की प्रोडक्टिविटी, सोइल की फर्टिलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिससे फ्यूचर जनरेशन्स की कैपेसिटी रिड्यूस होती है। तो ऐसे में हमें क्या ज़रूरत है कि हम सॉइल हेल्थ को मेंटेन रखें, और सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट करना होगा। रिसाइकल द वेस्ट, यानी कि जितने भी वेस्ट हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल है चाहे हाउस होल्ड है, कोशिश की जाए कि उनको रिसाइकल किया जा सके और उनसे कंपोस्ट तैयार किया जा सके, मैन्योर तैयार किया जा सके, जिससे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं। फिर है स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन डिस्पोजेबल ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स। अब जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं जिनसे केमिकल एफ्लुएंट्स निकलते हैं, ज़्यादातर फैक्ट्री वाले उठाकर उसे या तो लैंड में डंप कर देते हैं या रिवर्स में डंप कर देते हैं, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है, वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो ऐसे में ज़रूरत क्या है कि स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएं कि किस तरीके से डिस्पोजल होना चाहिए केमिकल एफ्लुएंट्स का, और यदि कोई उनका पालन नहीं करता है तो उस पर सख्त सज़ा के प्रोविज़न किए जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ अवेयरनेस। तो हमें ज़रूरत है कि हम अवेयरनेस फैलाएं लोगों के बीच में कि कंजर्व करने चाहिए नेचुरल एसेट्स, क्योंकि ये हमारी जनरेशन के साथ साथ आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि कुछ जगह पर लोगों में ये अवेयरनेस देखने को मिली है। चिपको आंदोलन और अपिको आंदोलन इसी का एक उदाहरण है, जहाँ पर लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनको गले से लगा लिया था। तो लेकिन हमें इसको जो मासेस हैं जनरल, उन तक पहुंचाना होगा ताकि हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे सके एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी पब्लिक मोड में अवेलेबल करानी होगी और लोगों को प्रोत्साहित करना होगा कि वो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। यदि हम अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट की, जैसे मेट्रो है दिल्ली में, तो लोग अपने आप ही प्रमोट होंगे कि वो अपनी गाड़ियों को छोड़कर पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। तो हमें ज़रूरत क्या है, सबसे पहले अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्टेब्लिश करने की, जो कि पब्लिक मोड से इस्टेब्लिश किए जाएं, ताकि हम जो व्हीकलर के कारण आप व्हीकलर इमिशंस हैं, व्हीकलर पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल कर सकें। अब है कि ये मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो दो इंडिकेटर्स आपके यहाँ देखने को मिलते हैं, ग्रीन नेट नेशनल इनकम और जेन्युइन सेविंग। इनकी बारी बारी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं ग्रीन नेट नेशनल इनकम। पहले नेट नेशनल इनकम क्या होता है? नेट नेशनल इनकम क्या होता है? किसी भी कंट्री के लोगों के द्वारा एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उनके मार्केट वैल्यू को हम नेट नेशनल इनकम कहते हैं। अब ये नेट नेशनल इनकम में से यदि आप घटा दें क्या, डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल, तो आप कहेंगे आपको क्या मिलता है, ग्रीन नेट नेशनल इनकम, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली नेशनल इनकम। एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि आपने जो एनवायरमेंट का डेप्रिसिएशन हुआ है उसको ऑलरेडी नेट नेशनल इनकम से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब नेचुरल कैपिटल का डिप्लीशन आप कैसे देख सकते हैं? देखिए, नेचुरल कैपिटल क्या है कि आपके आसपास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो नेचुरल कैपिटल है। उनका किसी तरीके का भी जो लॉस आपको देखने को मिल रहा है उसको आप कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल। तो जब भी आप अपनी नेट नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, उसमें से यदि आप नेचुरल कैपिटल के डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आप ग्रीन नेट नेशनल इनकम
पा सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन नेट नेशनल इनकम को फॉर्मूले के थ्रू दिखाया है, नेट नेशनल इनकम माइनस डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो आपके ने किया है। दूसरा क्या कहा था हमने, जेन्युइन सेविंग्स होती हैं जिनके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है। जेन्युइन सेविंग क्या है? जेन्युइन सेविंग वो रेट ऑफ सेविंग है जिसको एडजस्ट किया गया है किस चीज़ के लिए कि डेप्रिशिएशन ऑफ मैन मेड कैपिटल आप उसमें से माइनस कर सकें और उसी के साथ साथ आप लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ नेचुरल कैपिटल को भी काउंट कर सकें। तो जेन्युइन सेविंग कैसे निकलती है? ग्रोस सेविंग को यदि आप लें और उसमें से क्या माइनस कर दें, डेप्रिशिएशन ऑफ मैन मेड कैपिटल माइनस डेप्रिशिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल, यानी किसी भी तरीके की कैपिटल का जो भी डेप्रिशिएशन हो रहा है यदि उसको ग्रोस सेविंग से माइनस कर दिया जाएगा तो आपके पास जेन्युइन सेविंग्स निकलाएंगी। मैन मेड कैपिटल के डेप्रिशिएशन को तो हम जनरली नेट सेविंग्स कैलकुलेट करते हुए माइनस कर देते हैं, लेकिन हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते और एनवायरनमेंट की कॉस्ट को नहीं इंक्लूड करते। तो यहाँ पर जेन्युइन सेविंग्स को निकालने के लिए आपने जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है या डेप्रिशिएशन नेचुरल कैपिटल का है उसको भी साथ में माइनस किया है। तो जैसे जैसे आपकी जेन्युइन सेविंग इंक्रीज होंगी वैसे वैसे आप कह सकते हैं हायर रेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको मिल रहा है।